नमस्कार। न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको न्यूज का मास्टर बनाता है। और आज सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खुलने वाला है। चीन अमेरिका एक साथ एक जगह दोनों से डील। पीएम मोदी का नया धमाका राहुल के होश उड़ा देगा क्या? अमेरिकी टीम डील करने भारत आई। मोदी डोवाल ने ट्रंप की सबसे दर्दनाक कौन सी नस दबा दी है, आज आपको बताऊंगा। कितने राफेल गिरे पूछने वाले राहुल गांधी को झटका लगेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का सबूत आ गया है। और जेंजी के आंदोलन के सहारे बैठे इंडी वालों को पीएम मोदी ने कौन सा आईना दिखा दिया, आज इसका अध्याय भी होगा। इसके अलावा राम मंदिर वाली एसआईटी रिपोर्ट में क्या लिखा? इंडी को मोदी योगी को घेरने का हथियार मिल गया है क्या? कहीं जूते की माला, कहीं फिर अंडे चल गए हैं। उधर बागियों ने ममता के पैरों तले जमीन कैसे खींच ली, आज इसका अध्याय भी होगा। साथ ही खान सर से लेकर फिजिक्स वाला तक लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटर की जांच में क्या क्या मिल गया। यूपी, राजस्थान, बिहार, आपका बच्चा जिस कोचिंग सेंटर में जा रहा है वो कितना सेफ है, आपको हैरान करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। पहले बर्थडे, फिर खाई में गिर गया मंगेतर। पुणे में होने वाली दुल्हन ने ही मंगेतर को कैसे मार डाला। मंगेतर ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला। पुणे में सोनम रघुवंशी जैसे केस का सच क्या निकला, आज आपको दिखाऊंगा। और 70 के दशक में बॉस, आज से भी तेज उड़ने वाले पैसेंजर प्लेन होते थे, लेकिन फिर वो बंद क्यों हुए? ऐसा क्यों हुआ बॉस, आज ये भी आपको बताऊंगा हमारे स्पेशल सेगमेंट में। लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। आरा के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन हो गया है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना में एसडीपीओ, तत्कालीन थानेदार और एनकाउंटर में शामिल दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की मां की शिकायत पर घटना के 7वें दिन एफआईआर दर्ज की गई। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। डेडियापाड़ा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को नर्मदा कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है। वन विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट और फायरिंग के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साजिश करके चैतर वसावा को जेल करवा दी। राजस्थान एटीएस ने जयपुर में जैश ए मोहम्मद से जुड़ी एक संदिग्ध महिला आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोप लग रहा है कि गिरफ्तार महिला बबीता धाकड़ धर्म परिवर्तन कर बबीता से खदीजा बनी थी। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर के संपर्क में थी। अपने आका के इशारे पर जयपुर में स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रही थी। दिल्ली में गुब्बारे बेचने वाली 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में एक कैब ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। आरोप है कि इस कैब ड्राइवर ने मेहरौली में सुबह 5 बजे बच्ची को फुटपाथ से उठाया, जब यह बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी। इसके बाद कैब ड्राइवर ने रेप करके बच्ची को मार डाला और उसकी लाश को सड़क किनारे फेंक दिया। भारत के कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड बना दिया गया है। 47 साल के कुणाल शाह फ्री चार्ज और क्रेड जैसे फिनटेक स्टार्टअप को स्थापित करके काफी नाम पहले ही कमा चुके हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने कुणाल शाह को विल कैथकार्ट की जगह पर व्हाट्सएप की जिम्मेदारी दी है। कुणाल शाह के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जहां टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों के ज्यादातर सीईओ इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, वहीं कुणाल शाह के पास ना इंजीनियरिंग की डिग्री है ना मैनेजमेंट की डिग्री। आज राष्ट्रपति भवन में 65 बड़ी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें शिबू सोरेन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर आर माधवन, सिंगर अलका याग्निक शामिल हैं। अलका याग्निक ने अवार्ड लेने के दौरान पीएम मोदी के पांव भी छुए। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी ने इतिहास रच दिया। मेसी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मेसी ने 2 गोल दागे और इसके बाद मेसी के वर्ल्ड कप करियर में सबसे ज्यादा 18 गोल हो चुके हैं। मेसी के इस रिकॉर्ड के साथ ही अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। तो यह हो गया दिन भर का क्यूआर मोड। और अब पाठशाला का पहला अध्याय। चीन अमेरिका एक साथ एक जगह दोनों से डील। पीएम मोदी का नया धमाका राहुल के होश उड़ा देगा क्या? अमेरिकी टीम डील करने भारत आई। मोदी डोवाल ने ट्रंप की सबसे दर्दनाक कौन सी नस दबा दी? कितने राफेल गिरे पूछने वाले राहुल को झटका लगेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का कौन सा सबूत आ गया?
और जेन-ज़ी के आंदोलन के सहारे बैठे इंडी वालों को पीएम मोदी ने कौन सा आईना दिखा दिया, सबसे पहले इसका अध्ययन। देखिए, नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे लीडर होंगे बॉस, जो बीते 12 साल से किसी ना किसी मोर्चे पर युद्ध लड़े ही जा रहे हैं और जीतते भी जा रहे हैं। भाई, शुरुआत किए तो कभी अवॉर्ड वापसी गैंग के नैरेटिव से युद्ध लड़े, कभी कोरोना का संकट आ गया उससे लड़ना पड़ा, कभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बचाने का युद्ध लड़ना पड़ा, और फिर अपने घर में एक इकोसिस्टम तो है ही है जो फेक नैरेटिव से फैलाता है और उससे युद्ध स्तर पर लड़ना पड़ता है। उसके बावजूद वो कुर्सी पे हैं बॉस। दुनिया भर में बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी चली गई, नरेंद्र मोदी टिके हुए। और आज की डेट में भी जब राहुल गांधी खुला ऐलान कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी का वर्स्ट फेज आने वाला है, कहा है बॉस, आप तो पहले कह दिए थे कि डेड इकोनॉमी वाला बयान सही है ट्रंप का, तो जो डेड था उसका वर्स्ट फेज क्या होगा फिर? लेकिन आज कह रहे हैं कि नहीं, अब जाके सबसे खराब फेज आएगा। नरेंद्र मोदी उस चैलेंज से भी युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो आज राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के होश उड़ाएगा। भाई, राहुल गांधी यही एजेंडा चलाते रह गए कि चीन के सामने मोदी की चलती नहीं, ट्रंप के सामने मोदी सन्ना पड़ जाते हैं। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि वो मीटिंग में जाते हैं तो मोदी उनसे भी आंख नहीं मिला पाते। कायदे से देखिएगा तो ऐसे बचकाने आरोप सुनकर कोई भी हंसेगा ही, लेकिन राहुल गांधी और इकोसिस्टम रुकते थोड़े ना है। लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि एक ही दिन एक ही जगह पर बॉस कैसे पीएम मोदी ने अमेरिका और चीन दोनों के साथ डील करके दुनिया तक को हैरान कर दिया। चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे को लंगड़ी मारने की फिराक में रहते हैं। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने आज जो किया वो वाकई गजबे है। इधर चीन के साथ मीटिंग हो रही थी, उधर अमेरिका के साथ डील चल रही थी, और आज आपको इसे डिटेल में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अमेरिका के साथ जब डील की बात आई तो मोदी और अजीत डोभाल की जोड़ी ने ट्रंप की कौन सी कमजोर नस दबाई। आज राहुल गांधी को यह सुनकर भी झटका लगेगा कि जिस राफेल के बारे में वो पूछते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने राफेल गिरे बताओ, आज उसको लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ भी बेनकाब हो गया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी का हर एजेंडा कैसे फेल हो रहा है। पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जेन-ज़ी को उकसाकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे लोग आज देखें कि जेन-ज़ी के सहारे जो वो आंदोलन करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ने उस जेन-ज़ी को क्या मैसेज दे दिया है, इकोसिस्टम की कैसे क्लास लगाई है। लेकिन पहले जो ये सब हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखा। कुछ निराशावादी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। Prime Minister Modi ends up there. He's been there for more than 12 years, very solid. And he does it through, like, there's a great calmness. बॉस, आप देखिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध का नैरेटिव चल रहा है। हालात यह हैं कि कोई किसी को देखना, सुनना, समझना नहीं चाहता। एक दूसरे पे भरोसा ऑलमोस्ट खत्म है। और ऐसे वक्त में, ऐसे नैरेटिव के दौर में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और भारत क्या कर रहे हैं। एक हाथ से चीन से डील कर रहे हैं, एक हाथ से अमेरिका से डील कर रहे हैं, और यह काम एक ही वक्त में हो रहा है, भारत में हो रहा है। इस वक्त अमेरिका और चीन दोनों की टीम भारत में मौजूद है बॉस। ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका की टीम भारत आई हुई है, उधर ब्रिक्स समिट के लिए चीन की एक टीम भारत आई हुई है, चीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ की थी कि एक इकोसिस्टम को बहुत आग लगी। आज चीन ने जो कह दिया है भारत के लिए, उस आग में केरोसिन डाल दिया है बॉस। अजीत डोभाल से जो चीन के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है आज आपको बताऊंगा। बीते 12 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की पहचान एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित की है और मजबूत की है। भारत को G7 जैसे ग्लोबल मंच पर इनवाइट किया जाता है, भारत की दमदार आवाज सुनी जाती है
और इधर ब्रिक्स जैसे संगठनों में भी भारत का दबदबा है। ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता इस वक्त भारत के पास है और आप देखिए कि दिल्ली में ब्रिक्स देशों के एनएसएस जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनकी एक बैठक हो रही है। उसमें रूस भी है, चीन भी है, ब्राजील भी है। इसके अलावा इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई समेत 11 देशों के प्रतिनिधि यहां जुटे हुए हैं। ब्रिक्स देशों का यह वो संगठन है जो ट्रंप को बहुत खटकता है। ट्रंप को ब्रिक्स पसंद थोड़ा ही है। उनको लगता है यह ब्रिक्स अमेरिका को चैलेंज करता है। एक फूटी आंख नहीं पसंद करते। लेकिन बॉस, जिस वक्त अमेरिका के लोग आए हुए हैं यहां डील करने, उसी वक्त भारत जो है वो ब्रिक्स के एनएसएस की मीटिंग कर रहा है। अजीत डोभाल वहां बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा, जो कहा उससे अमेरिका को बहुत तेज आग लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप को यह बयान पसंद भी नहीं आएगा क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने दुनिया को ब्रिक्स की ताकत में बताया और कहा कि यह कोई मामूली ग्रुप नहीं है, इसको मामूली ना समझिएगा। यानी अमेरिका वाले यहां बैठे हैं भारत में, उनके सामने डोभाल खुल के कह रहे हैं कि ब्रिक्स को मामूली समझने की गलती ना कीजिएगा। सुनिए एक बार उनको। Who believe in peace, progress, growth and cooperation. And I'm happy to see that it is gaining strength day by day. And friends, it is no ordinary grouping. It is the home of 4.1 billion people. That constitutes nearly 49% or half of the global population. Together it also contributes 31 to 32 or 31.5 trillion dollars in the global, in creation of the global wealth. This GDP is more than 30% of the global share. It has got a land mass of over 42 million square kilometers. That is 28% of our planet. एक वक्त में जब ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर देश होने का जो भूत उसके माथे पे सवार था, वो कायदे से उतार दिया है, उसी वक्त अजीत डोभाल बैठकर बता रहे हैं कि ब्रिक्स देशों की ताकत क्या है, ग्लोबल साउथ की ताकत क्या है। और तब बता रहे हैं जब अमेरिका वाले यहां बैठे हुए हैं। तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से घबराते हैं, बॉस घबरा रहे होते तो जब डील फाइनल करने के लिए यहां अमेरिका के लोग आए होते, उसी वक्त ब्रिक्स की मीटिंग करते। यहां घर परिवार में दो गोतिया में अगर आपस में लड़ाई हो तो दोनों को साथ चाय पे आदमी नहीं बुलाता कि कहीं दोनों के चक्कर में हमारे रिश्ते ना खराब हो जाए, एक नाराज ना हो जाए। यहां चाइना अमेरिका दोनों को देखना नहीं चाहते, ब्रिक्स को के बारे में डोनाल्ड ट्रंप सुनना नहीं चाहते, लेकिन डील भी कर रहे हैं और वहां ब्रिक्स से भी मीटिंग चल रही है। यह है नया भारत बॉस। अजीत डोभाल ब्रिक्स की ताकत भी दिखा रहे हैं, यह भी बता रहे हैं कि ब्रिक्स वो मंच है जहां से ग्लोबल साउथ की आवाज को ही मजबूती मिलेगी। ब्रिक्स में बड़े प्लेयर्स में रूस है, चीन है, भारत है और इस तिकड़ी के नाम से ही अमेरिका को टेंशन होने लगती है। पिछले साल आपको याद होगा जब पीएम मोदी एससीओ मीटिंग के लिए चाइना गए थे, भाई साहब ट्रंप तनाव में थे, एकदम दिल जले आशिक टाइप बिहेव कर रहे थे कि हमने भारत को खो दिया, इस टाइप का लग रहा है। लेकिन ब्रिक्स से ट्रंप की खुन्नस का भारत कोई लोड नहीं ले रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन से अलग सोमवार को एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात को लेकर चीन ने भी वो बयान दिया जो ट्रंप का भी बीपी बढ़ाएगा और यहां जो लोग कहते हैं कि भारत चीन के से डरता है, नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, उनका बीपी भी बढ़ाएगा। चीन ने कह दिया है कि वो भारत को प्रतिद्वंदी नहीं पार्टनर मानता है। चीन ने माना कि भारत से संबंध सुधर रहे हैं, भारत के साथ अलग अलग सेक्टर्स में संपर्क फिर से शुरू हुआ है, भारत चीन के बीच सहयोग व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत चीन बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, हमें एक दूसरे के विकास और उत्थान को बढ़ावा देना चाहिए, दोनों पक्षों को एक दूसरे के हितों का सम्मान करना चाहिए। चीन भारत के बीच स्थिर रिश्ते दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, ये चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं भारत में आकर। ब्रिक्स के विकास और वृद्धि को भारत के साथ मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे। मतलब कुल मिलाकर चीन तो भारत के साथ संबंधों को सुधारने पर फिर से पूरा जोर दे रहा है, मिलकर काम करने पर जोर दे रहा है। एक बार चीन के विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के बीच जो बातचीत हुई है उस पर विदेश मंत्रालय ने क्या बताया, सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या कहते थे और आज हो क्या रहा है। The two sides reviewed recent developments in bilateral relations
and noted progress towards gradual normalization in ties. National Security Advisor underlined that stable, predictable and constructive bilateral relations यानी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी चीन से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी डील कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी का वो नैरेटिव तो फेल हो गया कि नरेंद्र मोदी ने सब बर्बाद कर दिया, मोदी जो है विदेश नीति हैंडल नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी तो यहां तक बोले थे कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, चीन पार्टनर बनने को तैयार बैठा है, अमेरिका डील करने के लिए यहां भारत में आकर बैठा हुआ है। तो इकोनॉमी को बर्बाद होते हुए देखने वाले जो सपने कुछ लोगों के मन में चल रहे हैं वो तो पूरे होते हुए नहीं लग रहे। सुनिए राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले क्या कहा। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी के ऐसे बहुत असेसमेंट पिछले 12 साल से आ रहे हैं, और वो सारे असेसमेंट को असेस करने बैठिएगा तो एक को नहीं टिकता है। आर्थिक सुनामी की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, जब ट्रंप ने कह दिया था नाराज होकर कि भारत की डेड इकोनॉमी है, तो कह रहे थे हाँ ठीक है, तो कह रहे हैं। तो डेड इकोनॉमी में आर्थिक सुनामी क्या आएगी बॉस? लेकिन आज कह रहे हैं आर्थिक सुनामी आ रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ईरान अमेरिका का युद्ध मोदी पर बड़ी आफत लेकर आ जाएगा, मोदी से मैनेज नहीं होगा। लेकिन यहां मोदी ने अच्छे से मैनेज भी कर लिया, और अब तो हॉर्मुज से भी जहाज आने जाने लगे हैं बॉस। आज विदेश मंत्रालय ने खुद बताया है कि हॉर्मुज से कैसे भारत के जहाज निकल रहे हैं। और आपको बताता हूं, 17 जून के बाद अब तक 11 भारतीय जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जब से वो एमओयू साइन हुआ अमेरिका ईरान के बीच, और सब भारत की तरफ आ रहे हैं। इन 11 जहाजों में 4 क्रूड ऑयल के टैंकर हैं, 6 शिप वो हैं जो फर्टिलाइजर खाद लेकर आ रहे हैं, 1 एलपीजी का टैंकर भी है जो भारत की तरफ आ रहा है। क्रूड ऑयल वाले 4 में से 3 जहाज भारत के हैं। हर शिप पर करीब 2.85 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज में चीजें और सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी, और जितनी हुई हैं अभी सामान्य, उतने में भी भारत जो है वो तेजी से अपना सामान निकाल रहा है कि लाओ आन दो वाला हिसाब चल रहा है। और जिस एनर्जी क्राइसिस को देखकर आर्थिक सुनामी की बातें राहुल गांधी कर रहे थे, वो तो आता नहीं लग रहा बॉस। सुनामी तो वो आ रखी है जो इन लोगों की पूरी पॉलिटिक्स को उड़ा कर ले गई, और वो सुनामी नरेंद्र मोदी ही लगते हैं। भाई आज राहुल गांधी का एक और एजेंडा क्रैश हो गया। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में एक ही सवाल बार बार पूछते थे कि कितने विमान गिरे भारत के। महीनों राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा। युद्ध होता है तो आदमी पूछता है कि सामने वाले का कितना गिरा बताइए। राहुल गांधी का पूरा फोकस यह था कि अपने कितने विमान गिरे ये संसद में खड़े होकर बताइए। लेकिन आज इस सवाल की भी धज्जियां उड़ गई, क्योंकि आप देखिए कि भारत के 36 राफेल विमान सही सलामत है, यह खबर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत भी सामने आ गया। यह वो सबूत है जिसने पाकिस्तान के झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी। आज ही यह बात पता चली कि एयरफोर्स ने सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग राफेल की तरफ से जारी किया गया है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक प्रति राफेल सालाना 150 घंटे उड़ान के लिए मेंटेनेंस की मांग की गई है। यह एक ब्रिज सपोर्ट टेंडर है जो बहुत कम समय के लिए जारी होता है, इसलिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर सिर्फ 5 महीने का है। इन 5 महीने के अंदर ही लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होने की भी पूरी संभावना है। यानी सीधे सीधे मतलब यह है कि अगर रक्षा मंत्रालय 36 राफेल का टेंडर निकाल रहा है कि जरा इनका मेंटेनेंस कर दो यार, एयरफोर्स निकाल रहा है, तो 36 के 36 इंटैक्ट होंगे, सही सलामत होंगे, तभी ना टेंडर निकाल रहा है। राफेल गिर गया, उसका मेंटेनेंस कराएंगे क्या? यानी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान ने एक टेंडर निकाला था, नूर खान एयरबेस को आके रिपेयर कर दो यार, भारत फोड़ के चला गया। और एक भारत ने टेंडर निकाला है
कि यार हमारे 36 के 36 रफेल जो हैं इनका जरा मेंटेनेंस कर दो। अब बताइए कहां गिरा रफेल, इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। यानी रफेल का सच भी सामने आ गया। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे, जो पॉलिटिकल एजेंडा शायद चलाना चाह रहे थे, वो भी आज फेल हो गया। एक इकोसिस्टम जो माहौल बना रहा था, उनके अरमानों पे पानी फिर गया। और इसी इकोसिस्टम की पीएम मोदी ने भी तगड़ी क्लास लगाई। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक राजनीति की टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। यह टोली क्रोनिक डिससैटिस्फैक्शन यानी स्थायी तौर पर असंतोष से भरी हुई है। ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो ये शिकायत करते हैं कि फलाना जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती, और अगले ही दिन ये लोग डैम, सोलर और न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में डफली लेकर कूद जाते हैं, बजाने लगते हैं। ये जमात ऐसी है जो खनिजों के खनन का विरोध करती थी, आज पूछती है कि भारत का दुर्लभ खनिज है कहां, सप्लाई चेन कहां है। ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे, आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी एआई में क्या काम हुआ है। ये कहते हैं कि एआई में ये होना चाहिए था, एआई में वो होना चाहिए था, बाद में पूछते हैं कि डेटा सेंटर क्यों बना रहे हो, सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों लगा रहे हो। बाद में ये लोग सैकड़ों नुकसान सोशल मीडिया पर गिनाते रहते हैं। यानी भारत की तरक्की से अगर इनका कनेक्शन होता तो दोनों तरफ थोड़े उछलते कि ये कैसे नहीं हुआ, और होने लगे तो ये कैसे हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जिस इकोसिस्टम की क्लास लगाई, वो इकोसिस्टम राहुल गांधी को हीरो बनाने में पूरी तन्मयता से लगा रहता है। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेन्युइन मुद्दा तो उठाइए, फैक्ट्स पे तो बात कीजिए। इस इकोसिस्टम को राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, बन जाए। लोकतंत्र है, सबका मौका आता है, लेकिन वो कनेक्ट भी तो हो पब्लिक से। जब आप इस तरह की बातें कीजिएगा, पब्लिक कनेक्ट कैसे होगी। राहुल गांधी का खुद का हाल यह है कि उनके विरोधी कहते हैं कि राहुल गांधी 2-4 दिन राजनीति करते हैं, फिर घूमने विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी के बारे में फिर यह खबर आई कि वो विदेश चले गए, और बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस वक्त इंडी वाले मुसीबत में हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी निकल गई, उनके लोगों पे अंडे चल रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी विदेश चले गए। बीजेपी कह रही, भाई आपको इंडी गठबंधन का नेता बनना है तो यहां ना रहना चाहिए था। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठा दिए। बीजेपी पूछ रही कि जब इतना हड़कंप मचा हुआ, उस वक्त राहुल गांधी विदेश जा काहे रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। और दिल्ली में जब कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, तो राहुल गांधी ये भरोसा दे रहे थे कि अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, इंडी गठबंधन के साथ हूं। लेकिन अब पता चल रहा है कि मुश्किल वक्त में वो बाहर चले गए। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को घेरा था कि जब बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी से मिलकर अखिलेश ने कहा था कि हम वो नहीं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें। देखिए, राहुल गांधी से इंडी वालों को बहुत उम्मीद दिख नहीं रही, लेकिन नरेंद्र मोदी से सबको उम्मीद है। पीएम मोदी ने बड़ी बात कह दी कि खुद कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि करेगा तो मोदी ही। पीएम मोदी ने बताया कि जिस स्केल पर उनकी सरकार काम करती है, उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है, उम्मीदें बढ़ी हैं, जबकि पहले की सरकारों से ना तो कोई उम्मीद थी, ना ही कोई भरोसा था। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही है, उससे देश के लोगों की आकांक्षा बहुत बढ़ गई है। एक काम होने पर लोगों की डिमांड वही खत्म नहीं हो जाती, लोग उससे भी बेहतर काम चाहते हैं। पहली डिमांड सड़क की होती है, सड़क बनने पर पूछते हैं कि मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर आ जाए, अब डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत काहे नहीं चल रही। आखिरकार लोग अपेक्षा किससे करेंगे, काम करने वाले पे ही भरोसा करेंगे ना। सामान्य लोग ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी जी जरा ये हो जाना चाहिए, जरा वो हो जाना चाहिए। कांग्रेस को भरोसा है कि करेगा तो यही करेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने पूरी कहानी ही पलट दी, मैसेज दे दिया कि अगर जनता को उम्मीद है उनकी सरकार से, और उम्मीदों का जो नेक्स्ट लेवल नरेंद्र मोदी ने सेट किया है, कांग्रेस से बीट ना हो पाएगा वो। देखिए, राहुल गांधी तो सब छोड़ छाड़ के अभी फिर विदेश गए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को यही कहानी सुनाते हैं कि एक साल में नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी। नरेंद्र मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते। यही कहानी रिपीट मोड में राहुल गांधी कई दिनों से चला रहे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर एक कहानी नरेंद्र मोदी ने भी बताई, जिससे राहुल गांधी का एजेंडा धुआं धुआं हो गया। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में बताया कि भाई आजकल कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं,
जब ये सरकार में थे तो नक्सल प्रभावित इलाके में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी। तब ये लोग चुप बैठे रहते थे, तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, उनके हाथ कांप रहे थे। 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद और माओवाद को उखाड़ फेंकेंगे। आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यानी पीएम मोदी ने बताया कि राहुल गांधी बात बात पर संविधान तो लहरा देते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में संविधान की कैसे धज्जियां उड़ती थी और वो देखी जाती थी। लेकिन चल रहा है। पाठशाला में अब अगले अध्याय का वक्त हो गया। राम मंदिर वाली एसआईटी रिपोर्ट में क्या लिखा? इंडी को मोदी योगी को घेरने का हथियार मिल गया क्या? कहीं जूते की माला, कहीं फिर अंडे चले। उधर बागियों ने ममता के पैरों तले जमीन कैसे खींच ली? अब इसका अध्याय देखिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा हर सनातनी के दिल में ना एक चोट कर गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो इकोसिस्टम जो सनातन को गाली देता रहा, वो लोग जिनके राज में रामलला टेंट में रहे सालों साल, जिन पर राम भक्तों पर गोली चलवाने का दाग लगा हुआ है और जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक बताया था, आज वो सब फुल एक्टिव है बॉस। और उस पर डबल अफसोस यह है कि उन्होंने राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। इनको हर चीज, हर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने का हथियार लगता है। अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राम मंदिर जाने वाले हैं और चढ़ावे में गड़बड़ी के लिए डायरेक्ट पीएम मोदी पे हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अलग सवाल उठा रही है। यानी सबकी पॉलिटिक्स जो है वो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर ऐसे एक्टिव हुई है जैसे इसमें सीधे मोदी योगी का ही हाथ हो। वही सब करवा रहे थे। लेकिन अगर राम मंदिर को विपक्ष ने पॉलिटिकल टूल बना लिया है तो उसकी वजह भी है। आप देखिए इंडी गठबंधन किस हद तक हताश हो चुका है। भाई इंडी गठबंधन के दलों में गदर मचा हुआ है। आप देखिएगा तो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी निकल गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से टूट गई, निराशा में संजय राउत गाली दे रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी में बगावत हो ही चुकी है, इंडी के दल अपने अपने राज्य में हार रहे हैं सोलत, पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा। तो इसलिए अब राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं, यानी राम का नाम लेकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर से कभी कोई लेना देना नहीं रखा बॉस। ढेले भर का योगदान इन लोगों का राम मंदिर के लिए है नहीं। उल्टे इन लोगों का बस चलता तो राम मंदिर कभी बन ना पाता। अपने फर्जी सेक्युलरिज्म वाली पॉलिटिक्स के चक्कर में हमेशा इसको लटका के रखते। 500 साल के इंतजार के बाद जिस व्यक्ति की वजह से राम मंदिर बन पाया, उन्हीं मोदी को ये लोग राम मंदिर में चोरी का जिम्मेदार बताने में लगे हुए। मोदी योगी के राज में अयोध्या से लेकर काशी विश्वनाथ तक में सिर्फ मंदिर ही नहीं बना बल्कि सनातनियों के लिए इन धार्मिक स्थलों को चमकाया गया। लेकिन फिर भी राम मंदिर में जो हुआ उस पर भयंकर पॉलिटिक्स हो रही है। एसआईटी बनी, जांच करके शुरुआती रिपोर्ट दी है। आज आपको बताऊंगा कि राम मंदिर वाली एसआईटी रिपोर्ट में क्या लिखा है। क्या इंडी को मोदी योगी को घेरने का हथियार मिल गया है क्या? उधर मोदी योगी को घेरने वाले कैसे खुद अपनी राजनीति बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। किस पर जूतों की माला, कहीं अंडे चल रहे हैं, ममता के पैरों तले कैसे जमीन खींच ली गई है। आज आपको सब बताऊंगा इस अध्याय में। लेकिन पहले राम मंदिर पर इंडी की राजनीति के घमासान और ममता उद्धव की पार्टी में मचे बवाल का एक ट्रेलर देखिए। कि एसआईटी की एसआईटी कौन करेगा? इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। नाव घेऊन बोलतोय मी, चल। देखिए इंडी वाले अपनी राजनीति में घिरे हुए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, केजरीवाल हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी। लेकिन इन सबको लग रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर ये नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे। जो हिंदू नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके काम पर एकजुट हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे में विश्वास करने लगा है जब योगी बोलते हैं तो वो हिंदू शायद बट जाए। जबकि आप देखें कि चंदा चोरी की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जांच की शुरुआती रिपोर्ट आज एसआईटी ने योगी सरकार को सौंप दी है और एसआईटी की जांच अब भी चल रही है।
जांच पूरी होने के बाद चढ़ावा चोरी कांड में शामिल लोगों पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती और निगरानी के सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। एसआईटी ने अभी तक इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब आगे की कार्रवाई तय होगी। जांच रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती में लगे कर्मचारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे के काम में लगे कुछ कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की भी सिफारिश की गई। इसके साथ ही रिपोर्ट में मंदिर के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। यानी एसआईटी अपनी जांच पुख्ता तौर पर कर रही है। लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के पहले ही अखिलेश यादव से लेकर कई नेता यह पूछ रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट की जांच कौन एसआईटी करेगी। मतलब एसआईटी की रिपोर्ट को शुरू से ही खारिज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में मोदी योगी का नाम तो आना नहीं है। वो थोड़े मंदिर का कामकाज चला रहे थे, लेकिन इनको तो वहां चाहिए कुछ मोदी और योगी के खिलाफ। तो एसआईटी की रिपोर्ट पहले ही खारिज किए दे रहे हैं। देखिए, मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है। जिसने भी चढ़ावे में चोरी की है, कानूनी तौर पर उस पर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि 7 पुश्ते याद करें। और इसलिए एसआईटी ने अंतिम नतीजे तक पहुंचने के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगा और अपनी टीम के लिए कुछ और अधिकारी भी मांगे। यानी एक तरफ एसआईटी जांच में जुटी है। सीएम योगी 15 दिन ऑलरेडी मांगे हुए हैं कि 15 दिन दीजिए ना, बहुत सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव और दूसरे नेता अब यह माहौल बना रहे हैं कि एसआईटी की जांच से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव अब एसआईटी जांच पर सवाल उठा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि चाहे चंदा चोरी हो या फिर चढ़ावा चोरी, सबकी डिटेल सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। सुनिए अखिलेश यादव। एसआईटी का गठन इसलिए कर रहे हैं कि जिससे बचा जा सके। सीसीटीवी ने इनकी पूरी पोल खोल दी। चाहे चंदा को लेकर के चोरी की हो और चाहे चढ़ावा को लेकर के चोरी की हो, पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में वो चीजें मौजूद हैं। और उसमें भी जांच कौन कर रहा है? एसआईटी जांच कर रही है। इनका भ्रष्टाचार सब मानकों को पार कर देता है। भ्रष्टाचार इनका, और लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं चल रही है। अजब हिसाब है बॉस। जब शुरुआत में मामला सामने आया तो कहे जांच होनी चाहिए। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई तो कह रहे हैं एसआईटी जांच कर रही है, उसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। तो कहां से लोग लाके जांच होगा भाई? यहीं के लोग करेंगे ना, जहां का मामला है वहीं के लोग करेंगे ना। चढ़ावा चोरी कांड को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने के लिए कितने बेताब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आए दिन नया मुद्दा ले आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव राम मंदिर के दान से 200 किलो चांदी की शिलाएं गायब होने के आरोपों पर बीजेपी को घेर रहे हैं और ट्वीट किया कि एक परत और खुली। अगर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के महापाप की परतें यूं ही खुलती रहीं तो जांच की जगह ढांक का काम और भी तेजी से शुरू हो जाएगा। सुनिए राम मंदिर से चांदी की ईंटें गायब होने के आरोपों पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, फिर इसकी पूरी डिटेल भी बताता हूं। सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है? अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है। आप ये भी देखिए कि अखिलेश यादव जो चांदी की ईंटें गायब होने का मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा उन्हें मिला कहां से? दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मचे घमासान के बीच अचानक विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजू मानवानी ने गंभीर आरोप लगाए। अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी जारी की। राजू मानवानी का दावा है कि उन्होंने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 200 किलो चांदी की ईंटें दान दी थी। ये तभी की तस्वीरें। उनका आरोप है कि न तो उन्हें दान की ऑफिशियल रसीद आज तक मिली और न ही डोनर के तौर पर उन्हें राम मंदिर से जुड़े किसी इवेंट में बुलाया गया। आप भी 200 किलो चांदी की ईंट दान करने वाले राजू मानवानी का 26 जनवरी 2021 का दिया गया बयान और चढ़ावा चोरी कांड के बाद का बयान एक बार सुनिए। एज ए विश्व सिंधी सेवा संगम इंटरनेशनल चेयरमैन और विश्व सिंधी सेवा संगम एंड श्वेना सिंधी पुणे की तरफ से पूरे सिंधी समाज ने हमको सहयोग दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे वरुण देवता की मूर्ति, इसमें 1 किलो चांदी की 200 चांदी की ईंटें हम लोगों ने आज रामलला मंदिर के अंदर आदरणीय चंपत राय जी को यहाँ डोनेशन दिया है कि वो हम चाहते हैं कि रामलला मंदिर में जहाँ यूज़ हो सके वहाँ यूज़ करें। 26 जनवरी 2021 में ये सिंधी समाज की तरफ से पूरा हम लोगों ने
200 किलो चांदी दिया था। इस बीच में कई बार रिमाइंडर भेजे कि हमें कुछ पता चले, हमें कोई इनविटेशन आए, मंदिर खुलने का इनविटेशन आए या हमारा दान कहाँ यूज किया गया है, लेकिन कभी कोई रेस्पॉन्स हमें मिला नहीं। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई उनको रसीद नहीं मिली और कभी किसी इवेंट में नहीं बुलाया, लेकिन रसीद नहीं मिली इसलिए ये जो 200 किलो चांदी था वो चोरी ही हो गया है, ये भी नहीं कहा जा सकता। और इसलिए एसआईटी की जांच तो होने दीजिए। हां, यह गंभीर प्रश्न जरूर है कि भाई उनको रसीद क्यों नहीं मिली। लेकिन अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट लेने वाले राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी के आरोपों से दूर नहीं भाग सकते। अफजाल अंसारी ने तो चढ़ावा चोरी कांड की जांच शंकराचार्यों से करवाने की मांग कर दी। सुनिए एक बार। ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं 4 शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। अब अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्यों से जांच होगी। वक्फ में भी बहुत गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लगते हैं, उसकी जांच किससे होगी वो नहीं बताए। कांग्रेस ने भी राम मंदिर से चढ़ावा चोरी कांड को लेकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। कर्नाटक में हुए एक इवेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और खुद पुजारी ने राम के नाम पर गबन किया। आगे खड़गे ने कहा कि आमतौर पर मंदिरों का उद्घाटन साधु संत करते हैं, लेकिन राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने ही मूर्ति स्थापित की, मंदिर का उद्घाटन किया और यहां तक कि रिबन भी काटा। ऐसे में जांच होनी चाहिए कि क्या मंदिर के चढ़ावे की लूट में उनके अपने लोग हैं या कोई और। खड़गे ने सीएम योगी के 15 दिन के अल्टीमेटम पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब भगवान आपके साथ हैं, मंदिर आपके साथ है, मोदी आपके साथ हैं और आप सीएम भी हैं, तो आपको 15 दिन की जरूरत क्यों है? राम के नाम पर लूट करने वालों को जेल में डालिए। तो लेकिन जेल में डालने के लिए जांच तो करनी पड़ेगी, सीसीटीवी फुटेज चेक तो करना पड़ेगा। जिन पर शक है उनके खिलाफ जांच करके आरोप साबित करने वाले सबूत तो जुटाने पड़ेंगे। जिनके राज में भगवान प्रभु श्री राम को जो है वो काल्पनिक पात्र बताया गया था, उन लोगों को देखिए कितनी आग लगी हुई। ये इंडी गठबंधन में डीएमके के लोग सनातन को गाली देते थे, तब ये लोग कुछ नहीं बोले हैं। आज सबको जो है डे 1 पर रिपोर्ट चाहिए और किसी तरीके से मोदी योगी का नाम इसमें डालना है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड की एसआईटी जांच पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भी सुनिए। जिस सरकार के तहत ये चोरी हुई, सरकार की जानकारी में हुई, सरकार के आला लोग उसमें शामिल हैं इस पूरे ट्रस्ट में, यही एसआईटी बनाएंगे। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और इंडी गठबंधन इस चुनाव में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को पॉलिटिकल टूल बनाने में जुटा नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। चढ़ावा चोरी कांड पर मचे बवाल को भुनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के दर्शन का प्लान तैयार कर दिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो मोदी और योगी सरकार को घेरने के लिए सवालों की पूरी लंबी लिस्ट तैयार कर दी। आज केजरीवाल ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर एक्शन नहीं होने को लेकर सवालों की बौछार कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी जांच पर सवाल उठाए। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? कहां से आया ये? क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। कौन है? किसका आदमी है ये? बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया, अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? जनता ये सवाल जानना चाहती है। एसआईटी के लिए योगी जी ने कहा था 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार कीजिए, जो भी साक्ष्य है एसआईटी को दीजिए। मैंने एसआईटी को चिट्ठी लिखी 20 जून को, मुझे आज तक टाइम नहीं दिया गया। आज 23 तारीख हो गई। मैंने मेल भी किया
इस मेल का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आज 23 तारीख हो गई। मैंने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, इसका खुलासा किया। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, इसका खुलासा किया। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई, इसका खुलासा किया। और मेरे दस्तावेज ही नहीं लिए गए, मेरे कागज ही नहीं लिए गए। तो क्या मानूं इस एसआईटी को मैं? तो एसआईटी ना किसी काम के लिए है, ना राम के लिए है, सिर्फ चंदा चोरों को बचाने के लिए है। देखिए, आज जो केजरीवाल राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कभी अपनी नानी और कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देकर राम मंदिर के निर्माण तक पर सवाल उठाए थे। अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान बड़ा वायरल हो रहा फिर से। पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये जब बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बना। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? चलिए, कम से कम नरेंद्र मोदी की वजह से इतना तो हो गया कि सबको प्रभु श्री राम की चिंता हो रही है, सनातनियों की आस्था, उनके इमोशंस की चिंता हो रही है। वरना पहले क्या हाल था सबको पता था। हां, इतना जरूर है कि यह भी मान के चलिए कि जिन्होंने ये पाप किया है, अपराध नहीं पाप किया है चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का, वो बचेंगे तो नहीं। लेकिन इंडी वाले राम मंदिर की चंदा चोरी को, चढ़ावा चोरी को राजनीतिक हथियार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है इन्हें अब मोदी योगी के खिलाफ यही एक मौका दिख रहा है। इनकी खुद की राजनीति खत्म होती चली जा रही है। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे ने पूरा जोर लगा लिया, संजय राउत ने भर भर के गालियां दे दी, लेकिन उद्धव ठाकरे के 6 सांसद रुके नहीं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। ममता बनर्जी का हाल यह है कि बागियों ने तो ममता की पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। ममता के भतीजे को बागियों ने बर्खास्त कर दिया, ममता को अध्यक्ष पद से हटा दिया। और ममता की बात आगे करूंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि उद्धव ठाकरे के बागियों के मामले में कैसे संजय राउत आज भी भर भर के गालियां दे रहे हैं। आता नाव घेऊन बोलतोय मी, चल अरे सोड रे एकनाथ शिंदे, तू काय एकनाथ शिंदे करतो ते, चल। अरे ये डरपोक 50-50 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं यहाँ, और आप 100 पुलिस लेकर घूमेंगे और हमको दादागिरी करेंगे। गद्दार है ना, आपने पैसा खाया है ना 50 करोड़, तो ढकार देकर बैठ जाइए। संजय राउत के पास अब सिवा गाली देने के और कोई काम ही नहीं बचा है। इधर उद्धव ठाकरे राजनीति में पैदल हो रहे हैं, तो उधर ममता बनर्जी का और बुरा हाल है। ममता बनर्जी की राजनीति का जुलूस निकला हुआ है। उधर सड़क पर ममता बनर्जी के नेताओं का जुलूस पब्लिक निकाल रही है। किस तरह का भयंकर गुस्सा बंगाल की पब्लिक में दिख रहा है, आप देखिए ना, खत्म ही नहीं हो रहा इनका गुस्सा भाई। टीएमसी नेता सपन सामंता को लोगों ने जूते की माला पहना के परेड करा दी। सपन सामंता तारकेश्वर नगर निगम के चेयरमैन थे, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पब्लिक ने टीएमसी नेता सपन को जूतों की माला पहना दी बॉस, और परेड करा दी बकायदा। नेताजी ने कान पकड़ के उठक बैठक की है पब्लिक के सामने, इतना पब्लिक का गुस्सा है। यह हाल हो गया है टीएमसी नेताओं का बंगाल के अंदर। जूतों की माला पहन के उठक बैठक लगाने के बाद भी नेताजी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्कूटी पे बैठे और चले गए। टीएमसी नेताओं पर अंडों से अलग हमलों का दौर जारी। अभिषेक बनर्जी पर अंडा अटैक से शुरू हुआ यह सिलसिला रुक ही नहीं रहा। कोलकाता में टीएमसी नेता देबाशीष बनर्जी पर लोगों ने अंडे फेंके, उनके सिर पर अंडे मार दिया। आप देखिए, बंगाल में इतना अंडा चल रहा है बॉस नेताओं पे, लोगों को चिंता हो रही है कि प्रोटीन इंटेक कम ना हो जाए बंगाल के लोगों का। अंडा नहीं खाएंगे, प्रोटीन कहां से लाएंगे? लेकिन वहां उनको लग रहा है कि नहीं, गुस्सा है तो मारेंगे। ये हिसाब चल रहा है। खैर, मैं तो मानता हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए। न्यायिक तौर पर इनका भी हिसाब किताब हो जिन्होंने गलत किया। खैर, जिन्होंने गलत लखनऊ में किया उसको लेकर अब अगला अध्याय। खान सर से लेकर फिजिक्स वाला तक लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटर की जांच में क्या मिला है? यूपी, राजस्थान, बिहार, कितना सेफ है आपके बच्चे का कोचिंग सेंटर? हैरान करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट का अध्याय। इंडी वालों के एक के बाद एक जहाज डूब रहे हैं, और अब जब इनके अस्तित्व पर संकट आया हुआ है तो कभी राम मंदिर के चढ़ावे की बात, कभी कोई और मामला उठाते हैं, जिससे लगातार जो है वो सवाल जो है वो पूछना भी चाहिए, विपक्ष है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त लखनऊ में जो हुआ उसके बाद जो एक्शन हो रहा है
और देश भर में एक्शन हो रहा है, उसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है। कल लखनऊ में इतना बड़ा कांड हुआ और इसके बाद कैसे धड़ाधड़ एक्शन हुए हैं। पटना में खान सर से लेकर यूपी में फिजिक्स वाला तक, लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटर की जांच में क्या मिला है, आपके बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं, यूपी से लेकर राजस्थान बिहार तक में जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने इकट्ठा की उसमें क्या दिखा है, ये सब आपको दिखाऊं, लेकिन पहले एक झलक देखिए। जब यहाँ पर फायर ऑडिट किया गया था तो कई खामियां पाई गई थी, जिन कोचिंग संस्थानों में ताले लग सकते हैं। कोई फायर उपकरण नहीं, निकलने का सिर्फ एक गेट। अगर ये लॉक हो गया, बच्चे कैसे दौड़कर निकलेंगे? देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद आज देश भर में कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन शुरू हो गया। चाहे खान सर हो या फिर फिजिक्स वाला हो, किसी को भी इस वक्त जो है वो सवालों से दूर नहीं रखा जा रहा, सबके यहां जांच चल रही है। लखनऊ में धड़ाधड़ एक्शन हुए, पटना में कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई शुरू हो गई, जयपुर में कोचिंग सेंटर्स की जांच होने लगी। कोचिंग सेंटर्स में सेफ्टी नॉर्म्स को चेक किया जाने लगा। जिन बिल्डिंग्स में रिस्क है, सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। पटना में मशहूर खान सर की कोचिंग में भी फायर सेफ्टी के मानकों को चेक किया गया, क्योंकि खान सर की कोचिंग जिस गली में है वहां कई और कोचिंग संस्थान भी हैं, कई दुकानें भी हैं। खान सर की कोचिंग में ही सैकड़ों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीम खान सर की कोचिंग पहुंची और गली का जायजा लिया। छात्रों के आने जाने के रास्तों को चेक किया गया। इससे पहले भी खान सर की कोचिंग की दूसरी बार चेकिंग हुई है। 10 दिन पहले भी फायर विभाग की टीम आई थी। 5 मंजिल की इमारत में बड़े क्लासरूम बने हैं, जहां फायर सेफ्टी का ध्यान कहा जा रहा कि नहीं रखा गया है। स्प्रिंकलर, फायर हाइड्रेंट लगाने का निर्देश दिया गया, इवैक्यूएशन सिस्टम ठीक करने का निर्देश दिया गया। ये इंतजाम नहीं किए तो कोचिंग बंद करनी होगी, यह भी कहा गया है। तो खान सर की कोचिंग पर भी इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। और खान सर चूंकि इतना पॉपुलर हैं और पॉपुलर न भी हों, हर टीचर को इस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटना बता के नहीं होती। माँ बाप बहुत विश्वास के साथ बच्चों को भेजते हैं, तो सबसे विनती भी है कि कम से कम खुद ही इसका जो है वो लोड लीजिए और ठीक कराइए। लखनऊ जैसी घटना न हो, इसलिए फायर डिपार्टमेंट ने खान सर की कोचिंग को सख्त निर्देश दिया है। खान सर की कोचिंग के बाहर से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर और कहां-कहां एक्शन हुआ ये भी दिखाता हूं। हम अभी मौजूद हैं पटना के खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के ठीक बाहर। आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जहां भी आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, चारों तरफ बच्चे जो हैं यहाँ पर भारी संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर फायर ऑडिट किया गया था तो कई खामियां पाई गई थी, जिसको लेकर अग्निशमन विभाग ने साफ तौर पर इन खामियों को दूर करने का निर्देश दिया था। और उसी को लेकर आज एक बार फिर से फायर विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उन खामियों को दूर करने का एक बार फिर से निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है। लखनऊ की घटना के बाद यूपी में भी शहर शहर चेकिंग अभियान चल रहा है। कानपुर में चेकिंग अभियान के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी के उपाय नहीं दिखे। कानपुर विकास प्राधिकरण ने 23 इमारतों को सील किया, जिसमें फिजिक्स वाला जैसे संस्थान भी शामिल है। बेसमेंट में चल रही कोचिंग पर भी एक्शन लिया गया। जांच में पाया गया कि इन संस्थानों में सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन किया गया है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो आपको देखना चाहिए कि वहां पर इस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि माँ बाप बहुत विश्वास के साथ भेजते हैं। अच्छा, जब तक घटना होती नहीं है सबको यही लगता है कि मेरे यहां ऐसा नहीं होगा। तो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिन पे लोगों का भरोसा, उनकी तो पहले जिम्मेदारी है कि बॉस आप इसको रोकिए और ढंग से जो है वो एक्शन लीजिए। पाठशाला में अगला अध्याय, पहले बर्थडे फिर खाई में गिर गया मंगेतर। पुणे में होने वाली दुल्हन ने ही मंगेतर को मार डाला। क्या मंगेतर ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला? पुणे में सोनम रघुवंशी जैसे केस का सच क्या है, अब इसका अध्याय। देश ने नीले ड्रम वाली मुस्कान का केस देखा। सोनम रघुवंशी का केस कोई भूला है क्या? अब पुणे में ऐसा केस आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुणे में एक लड़की पर आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या कर दी। मंगेतर से इस लड़की की 4 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। सोचिए, जिस लड़के से 4 महीने बाद शादी होने वाली थी, उसको एक सुनसान जगह पर ले जाकर 350 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। पूरी कहानी सुनिएगा तो हिल जाइएगा बॉस, क्योंकि आरोप ऐसा लग रहा है
कि भाई दिमाग हिल जाए। इन दोनों की सगाई के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें आरोपी लड़की और उसका मंगेतर खुशी से झूमते दिख रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि खुशी कुछ ही समय बाद मातम में बदल जाएगी। पुणे के इस केस ने सोनम रघुवंशी केस की याद दिला दी। सोनम रघुवंशी पर आरोप था कि उसने हनीमून पर अपने पति की हत्या कर दी थी, जबकि यहां तो शादी से पहले ही हत्या का मामला सामने आ रहा है। यह सब कैसे हुआ? कैसे आरोपी लड़की ने अपने मंगेतर को 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया? लड़की के बॉयफ्रेंड का क्या रोल था? वहां हुआ क्या? सब बताऊंगा, लेकिन पहले इस खबर की एक झलक देखिए। लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। पुणे के लोहागढ़ किले पर 18 जून को हुई केतन अग्रवाल की मौत शुरुआत में सभी को एक हादसा लगा। केतन की मौत से कुछ महीनों पहले ही सिया नाम की लड़की से उसकी सगाई हुई थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये तभी का है। इस वीडियो को देखकर कोई सोच नहीं सकता कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी मातम में बदल जाएंगे। केतन अपने 2 दोस्तों और मंगेतर सिया गोयल के साथ उसका जन्मदिन मनाने पुणे के लोहागढ़ किले पहुंचा। बताया गया कि 350 फीट गहरी खाई के पास फोटो लेते समय केतन का संतुलन बिगड़ा और वो खाई में गिर गया। केतन ट्रैकिंग के जानकार थे, इसलिए पहाड़ियों को अच्छे से समझते थे। ऐसे में उनकी मौत पर परिवार को शक हुआ कि ना, ऐसे नहीं गिर सकता। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की तह तक जाना शुरू किया, कहानी पूरी तरह बदलती नजर आई। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इस हादसे पर सवाल खड़े कर दिए। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और मौके से जुटाए गए तकनीकी सबूतों ने इशारा किया कि यह सिर्फ गिरने की घटना नहीं थी। पुलिस का दावा है कि केतन को जानबूझकर खाई की तरफ ले जाया गया और फिर धक्का देकर नीचे गिराया गया ताकि इसे हादसा दिखाया जा सके। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब शक की सुई सीधे उसकी मंगेतर सिया गोयल पर गई। पुलिस के मुताबिक सिया इस शादी से खुश नहीं थी और इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक और शख्स की, सिया गोयल का कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। केतन और सिया की नवंबर में शादी थी। दोनों के परिवार जयपुर में भव्य शादी की तैयारी शुरू कर चुके थे। एक शानदार पैलेस में शादी होने वाली थी। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए। लेकिन सिया को इस शादी से ऐतराज था और यही उसके मंगेतर केतन की मौत की वजह बन गई। पुलिस के मुताबिक सिया और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहागढ़ किले में 350 फीट की ऊंचाई से केतन अग्रवाल को नीचे धकेल दिया। केतन के परिवार का शक जाहिर करने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केतन के परिवार में मातम है। मां बाप होने वाली बहू सिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था। उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखिए, आपको वो उस वक्त हुआ क्या होगा, इसको जरा समझाने का प्रयास करते हैं। पुणे के लोहागढ़ किले की जिस पहाड़ी से केतन को धक्का दिया गया, वहां से गिरकर किसी का भी बचना नामुमकिन है। यही वजह थी कि सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन ने मर्डर के लिए यही जगह चुनी, कहा जा रहा है। सबसे पहले उस स्पॉट को देखिए और अंदाजा लगाइए कि 350 फीट की इस ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच ही नहीं सकता। जन्मदिन मनाने के बहाने सिया केतन को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची। बॉयफ्रेंड चेतन पहले से मौजूद था। केतन को लेकर सिया किले के पहाड़ी के उस हिस्से पर जाती है जहां से गहरी खाई थी और उसका बॉयफ्रेंड चेतन केतन अग्रवाल को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। पहले तो किसी को सिया पर शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो राज खुलते चले गए। सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को 29 जून तक पुलिस रिमांड में भी भेज दिया है। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और
उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा, ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया। गजब ही हो रखा है बॉस, आदमी कैसे विश्वास करेगा। कोई सोनम रघुवंशी वाला केस है, पत्नी मार दे रही है शादी के बाद हनीमून पे ले जाके, कोई जो है वो मंगेतर को मार दे रहा है। गजब ही हो रखा है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी हिम्मत अगर आ जाती है कि किसी को मार दो तो उससे कम हिम्मत लगती है मना करने में। मारने से अच्छा मना कर दो ना यार। इतनी हिम्मत आ रही है कि किसी को धक्का देके जिंदगी खत्म कर दे रहे हो, मार दे रहे हो, तो इतनी हिम्मत जुटाओ और बोलो कि नहीं करनी है शादी, किसी और को पसंद करते हैं। मारना ज्यादा आसान हो गया है। और आप सोचिए, उस लड़के की तस्वीरें देखिए आप सगाई की, लड़का बेचारा खुश है, अच्छे खासे परिवार से है। आप सोचिए, चार्टर्ड प्लेन बुक कर रहा था गेस्ट को बुलाने के लिए, पूरा फिल्मी स्टाइल में जो है प्री वेडिंग शूट चल रहा है, लड़की ले जाके धक्का देके मार दी। क्या ही है।